आप लोगों के वहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट से, शासन से, कौन से नोट्स आएंगे इंग्लिश में भी, हिंदी में। वो तो कुछ चीज़ें क्या थी कि मुझे क्लास में न लिखानी पड़े, तो इसलिए मैंने अपने ही रजिस्टर की फ़ोटो खींच के डाल दिया था उसके बारे में। हालांकि बहुत डिटेल में, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि क्लास में टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कल वाली क्लास भी नहीं हो पाई थी। और स्टूडेंट्स कहाँ चले? इतनी है। देखो लेक्चर में तो ये है कि इंटरेस्ट तो होता है कि किसी सब्जेक्ट में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन ये मान के चलो कि यूपीएससी में हर सब्जेक्ट का इक्वल इम्पोर्टेंस है, क्वेश्चन हर टॉपिक से आएगा। इसीलिए उन्होंने क्या था, ऑप्शनल का वेटेज कम करके जीएस को वेटेज दिया है कि सबको सब कुछ जानना है। और ये देखो कि आप लोगों की ये बीच में क्लासें होती हैं, आपको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि बीच में डिस्टर्ब हो जाता है तुमसे। एक दिन डिसाइड कर देना चाहिए लास्ट में कि उस दिन मोटिवेशनल क्लास होगी, सिलेबस बीच में रह जाता है। और एक चीज़ बताओ, हर लोगों से ये क्या पूछना क्या ऑप्शनल ले, वो कौन सी पूछने वाली बात है भाई? दूसरे के बताने से देखो, एक चीज़ आप सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह से, पहली तो बात शांत होगी जिससे मेरी आवाज़ आप तक पहुँच सके। जहाँ आप लोग तैयारी कर रहे हो मैंने भी की बहुत दिन की। अब एक बात बताओ, मेरी जो मन होगा मैं आपको बता दूँ, आप ये ऑप्शनल ले लो, तो आप उसको लेके पढ़ना शुरू कर दोगे। देखो अपना इंटरेस्ट होगा। मेन चीज़ मैं आपको एक समझाऊं कि ज़्यादातर ऑप्शनल क्या रहता है, बहुत सारे लोग ऑप्शनल वो रहते हैं जो उनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है। क्योंकि मान लो किसी सब्जेक्ट में इन्होंने हिस्ट्री में ऑनर्स कर लिया या इंग्लिश में ऑनर्स कर लिया, इन्होंने 4 साल 5 साल हिस्ट्री पढ़ा और आपने बीइंग ऑप्शनल हिस्ट्री ले लिया, तो क्या आप चाहते भी इनसे ज़्यादा पढ़ पाओगे? नहीं, आप चाहोगे कि मेरा 5 महीने में ऑप्शनल पूरा हो जाए। उन्होंने तो 5 साल हिस्ट्री पढ़ा है, तो क्या आप उनकी हिस्ट्री को कवर कर दोगे? तो ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने, स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ा है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ईमानदारी से किया है, पढ़ के, ऑनर्स ही नहीं वैसे भी, तो वो अपने उसी सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं जिससे कि पढ़ने में आसानी हो, कम टाइम में वो चीज़ें क्लियर हो जाए, हमें कोचिंग न लेनी पड़े, या कोचिंग भी लेनी पड़े तो वो हमें सरप्लस मिले। भाई एक आदमी जिसको कुछ भी नहीं आता और एक आदमी जिसने उसमें पीजी कर लिया, तो दोनों में अंतर तो होगा। अब फिर दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं कि जिन्होंने पीजी में या पोस्ट ग्रेजुएशन में बिल्कुल ही अलग हटके चीज़ें की, या वो उस फील्ड में जाना ही नहीं चाहते। मोस्टली तो यूपीएससी ने सारी स्ट्रीम्स को ऑप्शनल के रूप में रखा है लिंक करके, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा नहीं पढ़ा या नहीं, बाद में ये लगा कि हमें तैयारी करनी चाहिए, फिर वो ये देखते हैं कि हम कौन से टॉपिक को ऑप्शनल लें, तब जाके वो सिलेबस पे जाते हैं। अब कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे समझ आते हैं, कुछ लोगों को दोनों का अपना फीचर्स अलग होता है, नेचर अलग होता है, कुछ लोगों को आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। ज़्यादातर जिनका राइटिंग स्किल अच्छा होता है वो आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट ज़्यादा लाइक करते हैं, जिनका जो एक तरह से टेक्निकली या आपका मैथमेटिकल व्यू ज़्यादा अच्छा होता है वो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो तब ये चीज़ आती है कि हम कौन सा लें। अगर हमें आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट लेने हैं तो हमारा कौन सा सब्जेक्ट जीएस का पोर्शन कवर करना है। अदरवाइज तो एक बात बताओ, हर इंसान की अपनी चॉइस, हर इंसान की अपनी स्ट्रेटजी, हर इंसान का अपना टाइम, हर इंसान की अपनी कंडीशन, किसकी फॉलो करोगे? किसी एक से भी नहीं मिलती होगी। आप जो 2 भाई बहन एक घर में होते हैं उनका भी मन अलग अलग होता है, जिनकी सारी सिचुएशन सेम होती है। पापा इसको खर्च के पैसे देंगे तो मुझे भी देंगे, राइट है मेरा, अगर ये पढ़ेगा तो मैं भी पढ़ूंगा, इसको दिल्ली पढ़ाया मुझे मुंबई पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन और से तो मिलती नहीं, वहाँ भी चॉइस अलग होती है कि इसको ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद है। तो क्वेश्चन उतने करो जेन्युइन कि जिन चीज़ों का सॉल्यूशन आप चाहते हो। जैसे आप क्वेश्चन ये कर सकते हो कि भाई ऑप्शनल चूज करें तो उनमें किन चीज़ों
तो आपका पीजी का जो मेरा अपना सजेशन हो सकता है आप लोगों के लिए यूजेबल हो या नहीं, या तो आपका अपना सब्जेक्ट जो हो, बेसिकली पीजी यूजी जो भी सब्जेक्ट हो, नहीं तो अगर किसी के पास टाइम है, देखो उसमें भी क्राइटेरिया होते हैं, किसी के पास होती है जी मेरे पास तो यही साल है, बस 2 साल, तो मैं पूरा जीएस करके मुझे टाइम नहीं देगा ऑप्शनल पढ़ने का। या फिर एक आदमी है कि मैंने तो अभी शुरुआत की है, तो मैं एक काम करता हूँ पूरा जीएस कवर कर लूँगा, और तब मैं ऑप्शनल चूज करूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसमें कितना ज़्यादा डिटेल जाके मुझे करना पड़ेगा। देखो जीएस में सब्जेक्ट को पढ़ना और बीइंग ए ऑप्शनल पढ़ना सिलेबस में बहुत अंतर है। तो अगर आर्ट स्ट्रीम में आप जाओगे तो फर्स्ट पेपर है आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आधा आधा कवर कर देते हैं, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी में कंपटीशन भी बहुत रहता है। बहुत लोग मतलब अगर 50% देखेंगे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तीनों लोग ही लेते हैं कि पॉलिटी वाले का सेकंड पेपर हो गया और हिस्ट्री वाले का फर्स्ट पेपर हो गया, ज्योग्राफी वाले का फर्स्ट हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं पॉलिटी का अगर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कवर करता है तो पॉलिटी में मार्क्स सबसे कम आते हैं, क्योंकि जहां 50 लोग लिख रहे हैं, 50 लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो उन 50 में आपको फाइट करके जाना है। कुछ लोग हैं क्वालिफाई करने वाले तो हिस्ट्री इंग्लिश से और हिंदी से भी करते हैं कि हिंदी ले लिया। अब कोई मुझे कहे कि आप हिंदी ऑप्शनल ले लो, मुझे तो 4 कवि के नाम नहीं पता होंगे, तो मैं हिंदी ऑप्शनल क्या ले लूँ? तो भाई मुझे उस जाके देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को मैं समझ सकती हूँ, याद कर सकती हूँ, या चीज़ें नोट तैयार कर सकती हूँ। जिसको संस्कृत अच्छी लगती होगी, श्लोक अच्छे लगते होंगे, वो संस्कृत ले लेगा। अब मैं एक साइंस वाले इंग्लिश वाले बच्चे से, साइंस वाले से कहूँ आप संस्कृत ले लो, कि मैंने तो संस्कृत में पास किया था, आप ले लो। अब किसका था इस बार यूपीपीसीएस में, किसका उनका नाम तो था उसका क्या, अनुज नेहरा, अंजू नेहरा, क्या नाम था उस लड़की का हरियाणा से, उसने एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिया था। अनुज नेहरा शायद लड़की था यूपीपीसीएस में फर्स्ट में जो था। अब आप एक बात बताओ, बीइंग ए गर्ल उसकी एजुकेशन तो कुछ थी, बट उसने एग्रीकल्चर लिया, या तो उसको उसकी स्ट्रेटजी समझ आई होगी, या उसने उसको सिलेबस देख के समझ लगा होगा। अब मैं आपको कैसे कह दूं कि आप एग्रीकल्चर ले लो? एंथ्रोपोलॉजी भी लेते हैं बहुत लोग। उस दिन देखो डीएम बाग बताया, उन्होंने क्या कहा, मैंने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, मैंने जूलॉजी ले लिया, क्योंकि मैंने 5 साल पढ़ा था। और उन्होंने बार बार यही बात कही कि मेरा जीएस मजबूत नहीं था, मैंने सीसेट के बेस पे पेपर पास किया। उस समय क्या था, सीसेट स्कोरिंग था, क्वालिफाइंग नहीं था। लेकिन आज मैं आपको कहूँ जीएस मत पढ़ो, पॉसिबल ही नहीं है। उस टाइम 2 ऑप्शनल थे, दोनों उन्होंने पढ़ लिए थे। जीएस के तो 2 ही पेपर बचे, हिंदी इंग्लिश सबको पढ़ना होता है निबंध, ऐसे हिंदी इंग्लिश तो सब पढ़ेंगे। तो अब क्या है, ऑप्शनल का वेटेज घट गया है। तो और जीएस में तो सबको सारे सिलेबस पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आपको क्या है कि मुझे मैं हर सब्जेक्ट को दूसरों से अच्छा कैसे कर सकता हूँ, स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकता हूँ, उस चीज़ पे फोकस करना है। और मेन चीज़ है, देखो बातें करने को तो मैं आपको बताऊँ, बातें करने को तो मैं भी आपसे 2 घंटे करती हूँ, लेकिन वो चीज़ें एक लिमिट तक सही होती हैं। आफ्टर ऑल हम लोगों को, सब लोगों को फाइनली सिलेबस पे ही आना पड़ेगा। कि बातें करने का मोटिवेशन तो यही तक ठीक था कि मुझे पढ़ना है और मेरे पढ़ने का मन कर रहा है, लेकिन जाके लास्ट में तो पढ़ना ही चाहिए। चाहे वो क्लास में पढ़ लो, चाहे वो घर पे पढ़ लो, चाहे खुद से पढ़ लो। अगर कोई भी कोचिंग ये लिख के दे दे कि हम आपको पास करा देंगे, नॉट पॉसिबल। क्योंकि कोचिंग का रोल सिर्फ इतना ही होता है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, एक कंटिन्यू में चीज़ें हो जाए और आपका एक इंटरेस्ट बना रहे। और जब आप किताब पढ़ने बैठो तो आपको 100 में से 40% चीज़ें पहले से आती हो, जिससे कि किताब पढ़ने में आपको एक मन लगे। मैं आपको एक लर्निंग प्रोसेस बताती हूँ। अगर मैं यहाँ कोई मतलब 10 लाइनें लिखती हूँ, 10 लाइनें, और उसमें से आप एक भी नहीं जानते, तो आपका बड़ा बोरिंग लगेगा उसको पढ़ना। यार ये क्या लिख दिया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं 10 में से 4 लाइनें आपकी पढ़ी हुई हूँ, अच्छा ऐसे था, अच्छा ऐसे था, तो आपको लगेगा हाँ ये वाला वो वाला पॉइंट है, हाँ ये वो वाला पॉइंट है, अच्छा ऐसे। अगर मैं उसके एडिशनल कुछ लिख दूंगी तो आप क्या कहोगे, अच्छा ये वाली बात तो मुझे पता ही नहीं थी, इसमें ऐसा भी होता था। तो कोचिंग का प्रोसेस वैसे इतना ही होता है कि 4 लाइनें आपको बता देनी है, बाकी की 6 लाइनें आप पढ़ोगे, तब वो 10 लाइन में वो टॉपिक पूरा होगा। इतना काम साथ के साथ कर लो, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो। हर चीज़ की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिट्स हैं।
जैसे ये क्लास है, ना तो ये हिंदी की है ना ये इंग्लिश की है, ना तो यहाँ टोटली हिंदी कर सकते ना यहाँ टोटली इंग्लिश कर सकते। दूसरी चीज़, एक दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि इसका टाइम बाउंडेशन है कि 1.5 घंटा है। उसमें भी टाइम बाउंडेशन ये करके देखते हैं कि इस दिन में आपको ये टॉपिक पूरा कर देना है। अब बताओ, उन्होंने लगाया कि मैडम आप 2 दिन में हड़प्पा रिवाइज करा देना, पढ़ाना नहीं था, रिवाइज कराना। एक दिन तो उसकी उत्पत्ति समझाने में ही चला गया, अगले दिन क्लास ही नहीं चली। अब आज तो पीरियड उन्होंने गुप्ता का लगा दिया और जो टॉपिक बीच में था वो रह गया। तो मैं और आप क्या कोशिश करेंगे कि हम अपने पुराने टॉपिक को एक बार वाइंड अप कर लें, उसको समझ लें, ठीक है, कि नया इसमें से पढ़ना इसमें से पढ़ना ऐसे नहीं होती। लेकिन ना तो डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी मैं हूँ ना आप हैं। अगर मुझे आपको प्राइवेटली पढ़ाना है तो मैं ये कहूँगी अच्छा हम पहले 2 महीने में पूरा कवर करेंगे, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी को लेके चलेंगे, उसके साथ उसको लेके चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग बेस्ट करने की कोशिश करनी है कि हमारा बेस्ट हो जाए। देखो बेसिक से अगर देखें जर्नली तो आपका हिस्ट्री पॉलिटी का सिलेबस चल रहा है, लेकिन जितना सिलेबस आपका होना इतनी कोशिश करो कोई भी एक बुक लेके जर्नल उसको 2-3 बार 2 बार पढ़ते चलो। प्रीलिम्स वाला मेंस वाला 2 10 ईयर्स आएंगे पेपर, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो प्रीलिम्स वाले के भी क्वेश्चन देखते चलो और मेंस वाले के भी क्वेश्चन देखते चलो। अगर हमें इसी टॉपिक में से मेंस का क्वेश्चन देखना होगा तो कैसे करेंगे, अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखना होगा तो कैसे करेंगे। अब सोचो जिस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं उसके क्वेश्चन नहीं आते तब तो कोई बात नहीं, अब जिसको पढ़ लिया उसके क्वेश्चन भी नहीं आते तो फिर किया ही किया। और इस क्लास का जो मेन वो है वो ये है कि या तो समझाओ और या लिखाओ, और नहीं तो बेसिक रूल ये होता है कि समझाओ और लिखाओ, दो स्टैंडर्ड जो होता है कि समझाओ और लिखाओ। लेकिन लिखाने के पॉइंट में 2 प्रॉब्लम है, एक तो टाइम, दूसरा लैंग्वेज। हिंदी हाँ वो चल ही नहीं रहा। अच्छा ये वाला है, ये वाला नहीं चल रहा है। तो या तो आप समझ लो या लिख लो। अब उसमें 2 लैंग्वेज है और वैसे भी ये कहा गया है कि आपके नोट्स आएंगे, लेकिन उसका इंतजार ना करके कि नोट्स कब आएंगे कैसे आएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी एक बुक ले लो, इंग्लिश में हिंदी में। ज़्यादातर ये कहते हैं कि भाई RS शर्मा ले लो एंशिएंट हिस्ट्री में, या किसी भी कोचिंग का नोट्स ले लो। नोट्स से ज़्यादा बुक अच्छी होती है, क्योंकि नोट्स मतलब क्या सोच के लिखा है, किसने लिखा है। और मेरी मानो तो किसी के हाथ के लिखे हुए नोट्स तो अवॉइड करना। मैंने नहीं, हाँ। फिर उसके बाद क्या है, कोई भी एक बुक लेके जिससे इजी मिलता है अपने आप पॉइंट्स लिखते चले जाओ, ठीक है। अब देखो हम शुरू करते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, इतना हमारा हो गया था। अब हम बात करेंगे विस्तार की। अब विस्तार में जितना एरिया इसका रिसर्च फाउंड हुआ इसमें 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया माना जाता है, मतलब वर्तमान भारत का 1/3। और ये जो एरिया था 3 देशों में था, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। अब ये अलग अलग आप नोट कर लेना। जो अफगानिस्तान की साइट्स थी इसमें आपको एक तो मिलेगी मुंडीगम, जगह का नाम है। एक ये है सोच द्वीप अफगानिस्तान की। फिर दूसरा है पाकिस्तान। और इस तरह से मानना कि ये वाला है, मैंने उस दिन भी बताया था, ये भारत का है, ये पाकिस्तान का है, ये अफगानिस्तान का। इतना ही एरिया, भारत का एरिया ज़्यादा है, पाकिस्तान का कम है, अफगानिस्तान का और कम। अफगानिस्तान की टोटली आज तक 3 ही साइड्स आ। अब इसको आप नोट कर लो, अफगानिस्तान की होगी। अब पाकिस्तान की मिलेंगे आपको 3 प्रांत हैं,
पाकिस्तान में 3 स्टेट्स हैं, एक तो दक्षिणी बलूचिस्तान, दूसरा सिंध प्रांत, और ये आपका पंजाब प्रांत। अब देखो पंजाब आपको 2 में मिलेगा, पश्चिमी पंजाब की साइड्स पाकिस्तान में मिलेगी और पूर्वी पंजाब की साइड्स भारत में मिलेगी। तो दक्षिणी बलूचिस्तान में आप इसको इसी पेपर को हमेशा नोट करके रखना कि जब भी रिवाइज करो तो ऐसे याद रहे आपको कि ये वाली साइड्स कहाँ है, क्योंकि वो मिलाने को देते हैं स्टेट्स। तो ये दक्षिणी बलूचिस्तान में है सूद कोंगेडोन, दूसरा है सोतकाकोहो, एक है बालाकोट और एक है डाबरकोट। तो ये जो चारों साइट्स हैं पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में, इनकी डिटेल जो आपको जो मेन साइट्स है उनकी डिटेल मैंने आपको पीडीएफ भेज दी, उसमें से नोट कर लेना। अब सिंध प्रांत में कौन सी है? एक मोहनजोदड़ो, दूसरा चमुंदड़ो, तीसरा जुदेर जोदड़ो, आमरी पोटदीजी, ये 5 साइट्स इसकी याद कर लो। अब पंजाब की जो मेन साइट है हड़प्पा, रहमान डेरी, डेरा इस्माइल खां, और एक है चकपुरवानी। ये आपकी पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की साइट्स हो गई। अब हम देखेंगे भारत की साइट्स। क्या क्या याद कर लेना, ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, मिटा दो इसको। अब देखो आपको भारत की कैसे करनी है। भारत की साइट्स बहुत मिलाने को आती है। सबसे पहले जम्मू में मांडा, ठीक है, चिनाब नदी पर। दूसरी फिर यहाँ पंजाब, वो पाकिस्तान के पंजाब की साइट्स याद करनी थी, यहाँ भारत वाली याद करनी है। पंजाब में आपको याद रखनी है 2, एक तो रोपड़, एक संगोट। रोपड़ से एक साक्ष्य मिला था, एक कब्र में एक व्यक्ति के साथ कुत्ता का साक्ष्य है। और फिर आता है यहाँ राजस्थान। राजस्थान में मिलेगी आपको कालीबंगा।
खाड़ी में, ठीक है। हाँ, एक तो आप इसमें है, एक तो है कच्छ वाली खाड़ी में है सूरकोटड़ा, धौलावीरा, और देशलपुर, ये तो आपका कच्छ की खाड़ी में है। फिर खंबात की खाड़ी में देखो लोथलना आपका यहाँ है, इस लोकेशन पे, यहाँ पे, यहाँ साइड, और नीचे वाली में जो खंबात की खाड़ी में है लोथल, रंगपुर, प्रभासपट्टनम, और एक है आपका फिर एक यहाँ हो गया महाराष्ट्र में दैमाबाद, गोदावरी नदी पर। फिर यहाँ यूपी में हो गया आलमगीरपुर, ये आपका मेरठ में है, हिंडन में, हाँ वही। और दूसरा है आपका उल्लास, सहारनपुर में। तीसरा है आपका सनोली, बागपत में। और फिर एक है यहाँ हरियाणा, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली और मिताथल। क्या? महाराष्ट्र, प्रभासपट्टनम। ये दैमाबाद महाराष्ट्र, ये खंबात की खाड़ी में, गुजरात में ही है, ये कच्छ की खाड़ी में, ये खंबात की खाड़ी में। हम कहाँ दोबारा उतरे वाले? ये वाले कच्छ की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कच्छ, ये खंबात की खाड़ी में है, गुजरात में। मिताथल, एक और भी है यहाँ सिसवर। मेनली इन्हीं साइट्स की लोकेशन याद कर लेना। रद्द कर दूं? और देखो इनके बारे में जिस चीज की जानकारी आपको चाहिए थी वो मैंने आपको पीडीएफ भेज दी, उसमें से नोट कर लेना। अब देखो अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो सिंधु सभ्यता जो थी, ये कहा जाता है कि मिस्र की सभ्यता से 20 गुना और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिला भी दे दोनों को तो भी 20 टाइम्स लार्जर थी, 12 टाइम्स। अब ये आता है कि इसका टोटल एरिया जो माना गया 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास माना गया। टोटल एरिया 3 देशों में था, अफगानिस्तान में, भारत में, पाकिस्तान में। जिसका सबसे ज़्यादा एरिया भारत में था, उससे कम पाकिस्तान में, उससे कम अफगानिस्तान में। अगर हम इसकी खुदाई की बात करें तो स्वतंत्रता के समय तक, जब तक ब्रिटिश का ज़्यादा योगदान था, केवल 40 साइट्स खोजी गई और 40 में से भी ज़्यादा पाकिस्तान में चली गई। उसके बाद भारत में ज़्यादा खुदाई हुई और बाद में जितनी भी खुदाई हुई इसकी सबसे ज़्यादा साइट्स जो है गुजरात में खोजी गई है। वर्तमान में इसकी 1500 के करीब साइट्स हैं, जिनमें से 1400 भारत में,
तो इसलिए कहा जाता है कि मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता है। पाकिस्तान में भी अगर देखें तो इसीलिए ये कहा जाता है कि सिंधु नदी में नहीं, इसका जो ज़्यादा साइड्स थी वो सरस्वती के पास थी, क्योंकि गुजरात में, हरियाणा में, इसमें राजस्थान में इसकी ज़्यादा साइड्स है। ठीक है, अब देखो ये तो आपने विस्तार की बात की। अगर ऐसे और ऐसे देखोगे, सबसे नॉर्दर्न जो पॉइंट था वो मांडा था, जम्मू में चिनाब नदी के तट पे। दक्षिणतम जो पॉइंट था वो दहमाबाद था, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे। पूर्व में जो था वो आलमगीरपुर था, हिंडन नदी के तट पे, मेरठ में। और इधर जो था वो था सूट कोंगेडोर, बलूचिस्तान में दाश्त नदी के तट पे। अगर ऐसे और इसका ऐसे फैलाव देखोगे तो ओनली 1400 किलोमीटर और ये है 1600। तो मतलब क्या है, इसका ऐसे विस्तार ज्यादा है और वर्टिकली कम है। और आप ये लगाओ, देखो आपने इसका नॉर्थ ईस्ट सारे पॉइंट देख लिए, 3 पॉइंट तो भारत में है, केवल एक ही वेस्टर्न पॉइंट भी तो बाहर है, तो इसलिए ज्यादातर एरिया तो इसका भारत में ही है। ठीक है, अब देखो, अब इसके थोड़े से कंसेप्ट समझिए। जितना आपने देखा, देखो प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, मैं आपको एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगी, जितने पॉइंट आपको याद रखने हैं उनको ही हम देखेंगे। विशेषताओं के साथ साथ हम इसके फीचर्स को देखेंगे कि क्या क्या थे। पहला पॉइंट आता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बनाइज्ड थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप किसको अर्बनाइज्ड बोलेंगे, किसको सिटी बोलेंगे, किसको अर्बनाइजेशन बोलेंगे? तो इस तरह जब पुरातत्वविदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि पुरातत्व मतलब ये एक सभ्यता नगरीय सभ्यता थी भी या नहीं, किस क्षेत्र को हम नगर बोलेंगे, तो उन्होंने 4-6 फीचर्स बताए, जिसके आधार पर किसी एरिया को आप गाँव कहेंगे या क्षेत्र कहेंगे। जिसमें पहला फीचर था उसमें कि नियोजित आवास हो, मतलब आकार हो, जो उसका एरिया है उसको मेन फीचर्स बताएं। इनको आप नोट कर लेना। इन्हीं के आधार पे आप ये देखोगे कि किसी सभ्यता को नगरीय कहेंगे कि ग्रामीण। जैसे बस्ती का आकार, इन्होंने बताया कि 20 हेक्टेयर से ज्यादा जो जिसका एरिया है वो नगर में आएगा। जैसे आपने देखा ना, वर्तमान में ही देख लो, गांव छोटे होते हैं, नगर बड़ा होता है। गांव की मुख्य गतिविधि क्या होती है? कृषि करना। कृषि के लिए क्या चाहिए? जमीन। और जो उनके परिवहन के साधन होते हैं, या तो वो पैदल जाते हैं या बैलगाड़ी से, जैसे भी जाते हैं। तो अगर किसी का खेत, किसी की जमीन आप बहुत दूर कर लोगे तो उसके लिए आना जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा कि अपने घर को जो है खेत में बना लेगा। तो ज़्यादातर गाँव में ऐसा होता था कि 4-10 घर यहाँ पे बने, फिर उन लोगों के खेत हैं, फिर जो अगले 10 लोगों के खेत हैं उनके घर वहीं पे बना दिए। तो गांव का आकार प्राय छोटा रहता है और गांव के लोगों की जो गतिविधि रहती है वो सबकी एक सी रहती है। वो एक ही तरह के रिचुअल्स करते हैं। उनके जो संस्कार होते हैं, चाहे वो जन्म के हों, चाहे वो मृत्यु के हों, चाहे शादी के हों, चाहे त्योहार के हों, सब में एक समानता मिलती है। तो जिस तरह से गाँव के लोगों के, शहरी लोगों के कल्चर में अंतर होता है, उनके रहन सहन में अंतर होता है, उस तरह उनकी बस्ती के आकार में भी अंतर होता है। तो इन्होंने कहा कि 20 हेक्टेयर से ज़्यादा जिसका एरिया होगा वो नगर होगा। अगर हम सिंधु सभ्यता की देखें तो उनकी तो बहुत सारी बस्तियाँ 20 हेक्टेयर से आगे। मोहनजोदड़ो अकेला ही 250 हेक्टेयर का है, 250 हेक्टेयर मोहनजोदड़ो का एरिया है। दूसरा क्या है? हड़प्पा 150 हेक्टेयर का है, राखीगढ़ी 150 हेक्टेयर का है। तो जब आप देखोगे, तो जब आप सिंधु सभ्यता, ये फीचर्स आप नोट कर लेना, जब हम सिंधु सभ्यता के फीचर्स पढ़ेंगे तो इनके हिसाब से देखते रहना मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर मैच कर रहे होंगे तो नगरीय सभ्यता कहना ठीक है, अगर नहीं कर रहे होंगे तो गलत है। तो बस्ती का आकार। दूसरा है प्लानिंग, नियोजित आवास, मतलब आवास जो हो वो एक प्लानिंग हो। आपने देखा शहर के जो नगर होते हैं सामान्यतः सड़कें एक सी होती है, बराबर होती है। उनकी प्लानिंग है कि ऐसे सड़क जाएगी, ऐसे जाएगी, जो स्टैंडर्ड सोसाइटी होते हैं, जैसे स्मार्ट सिटी। या फिर आप भी देखोगे कॉलोनी में आजकल तो ऐसा है कि
और सेम चीज सिंधु सभ्यता में थी कि प्लानिंग में दो चीज देखना, एक तो घर जो है पक्के होने चाहिए। ये सिटी का फीचर्स है कि घर जो होंगे पक्के होंगे, कच्ची मिट्टी के मकान होंगे वो गांव में होंगे, शहर में नहीं होंगे। तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर ईंटों के बने थे, तो पक्के मकान होंगे। दूसरा क्या है, मकानों का जो पैटर्न होगा वो एक प्लानिंग से होगा, नियोजन होगा एक उनको बनाने में। और तीसरा है कि आर्थिक गतिविधि में व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य मतलब को गैर कृषक जनसंख्या, मतलब जो एग्रीकल्चर ना करती हो। ये पता है, ये वर्तमान में भी वो है, मानक है एक तरह से, क्योंकि जब आप नगर के देखोगे कि आधे से ज्यादा आबादी गैर कृषि कार्यों में लगी हो, 5000 से ज्यादा एरिया हो, तभी आप उसको नगर बोलोगे। देखो गांव की जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है, जो प्राइमरी प्राथमिक गतिविधि होती है वो कृषि होती है। और जब आपके आधे से ज्यादा लोग गैर कृषक होंगे तो तब आप उसको गांव नहीं कहेंगे, तो वो शहर की तरफ होगा। अब गैर कृषक है तो उसके बाद क्या है, जब ये कृषि नहीं करते तो क्या करते हैं, व्यापार वाणिज्य। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताती हूँ। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए उसमें नगरों की संख्या अधिक पाई गई। सोच के बताओ गलत की सही। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए नगरों की संख्या बहुतायत में मिली है, मतलब बहुत नगर मिले हैं। देखो बस यही चीज देखनी है, केवल 7 ही नगर मानक को पूरा कर पाए जिनको नगर कहा, 7 सिटी ओनली। लेकिन वहाँ का जो स्टैंडर्ड एरिया था, जो लेवल ऑफ लिविंग था वो अच्छा था, इसलिए उसको नगर कहा गया। देखो वर्तमान में भी आज में अर्बनाइजेशन कितना है, 33%, नगर कितने हैं, 70%। और एक चीज लगाओ, एक नगर को, एक सिटी को फूडिंग के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत सारे गांव की जरूरत पड़ती है, तो 7 नगरों को ही सरप्लस करने के लिए बहुत सारे गांव की जरूरत पड़ी होगी, तो हमेशा नगर से ज़्यादा गांवों की संख्या होती है। नगरीय सभ्यता तो थी क्योंकि उनके लोगों का जो रहना था, जो आजीविका का स्तर था, रहने का जो स्तर था, रहन सहन का, वो अच्छा था, इसलिए नगरीय सभ्यता थी। लेकिन गांव की संख्या ज़्यादा नहीं थी उनकी। अब ये आता है देखो गैर कृषक जनसंख्या और व्यापार वाणिज्य। अब आप ये लगाओ, किसी भी समाज में मैंने पढ़ाया आपको, जब भी आप इकोनॉमी फीचर्स देखोगे तो 4 चीजें देखते हो, कृषि, व्यापार, उद्योग, शिल्प, और कृषि के साथ ही आ जाता है पशुपालन। जब आप किसी सोसाइटी के इकोनॉमिक एस्पेक्ट का निर्धारण करते हो तो इन चीजों को देखते हो। देखो हमने वैदिक में पढ़ा, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। उत्तर वैदिक में पढ़ा क्या था, कृषि, है ना। इस समय क्या है, व्यापार। लेकिन कभी भी ये नहीं मानना कि अगर व्यापार है तो अन्य गतिविधियां नहीं होंगी, क्योंकि व्यापार करने के लिए जो लोग व्यापार करेंगे उनको अनाज चाहिएगा, और अनाज की पूर्ति करने के लिए कृषक चाहिएंगे। वो लोग व्यापार तभी कर पाएंगे जब उनको अनाज मिलेगा, और अनाज वाले लोग सरप्लस प्रोडक्शन करेंगे तो जो वो लोग सामान बनाएंगे वो उनको दे देंगे, वो उनकी ज़रूरतों की पूर्ति करेंगे, वो उनके अनाज की पूर्ति करेंगे। और सिंधु सभ्यता का जो नगरीकरण था वो इसी बैलेंस पे टिका था। नगर और गांव के बीच जो एक संतुलन था, जो एक बैलेंस बना था, उसी ने सिंधु सभ्यता को ऊपर उठाया था, मेन चीज। अब ये देखना, मैंने आपको सिंधु सभ्यता की कर्मिक अधिशेष की अवधारणा बताई थी कि कर्मिक उत्पत्ति हुई। लोगों ने सिंधु की बाढ़ पे नियंत्रण करना शुरू कर दिया और अपने आप स्वयं टीलों पे जाके रहना शुरू कर दिया, ऊंचे उस पे। और नीचे जो थे नदियां थी उनमें बाढ़ आती थी, ठीक है, नदियां हैं उनमें बाढ़ आ रही है, और उस पानी से खेती करना शुरू कर दिया और पीने के लिए वो पानी यूज करना शुरू कर दिया, तो उनका खेती में प्रोडक्शन सरप्लस होने लगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हाली यूज किया, तांबा आ गया, तांबे के औजार यूज करने लगे, पत्थर के जो औजार उपकरण बनाते थे उनको तांबे से काट काट के अच्छे बना लिए, टेक्निकली डेवलप हुए, तो इस तरह से उनका सरप्लस प्रोडक्शन हुआ।
अब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो कुछ लोग फ्री हो गए। जैसे घर में इतना अनाज हो गया कि जैसे आज नहीं कहते कि इतनी खेती है 2 लोग भी कर लेंगे, चल तू कुछ और काम कर ले। घर में कह देते कि खेती तो हम लोग कर लेंगे, तुम कुछ और काम कर लो। या फिर क्या है कि एक गांव के लोगों ने इतना विशेष कर लिया कि उसको बेचना था। जैसे आज में पीडीएस होता है कि गांव से पीडीएस ले लेती है गवर्नमेंट, जो फेयर प्राइस पे उनका अनाज ले लेती है और फिर उसको पीडीएस के माध्यम से पुनर्वितरित कर देती है। तो उस समय भी क्या था कि अतिरिक्त अनाज ले लिया और फिर और लोगों को उपलब्ध हो गया, तब उन्होंने शिल्प व्यवसाय का काम करना शुरू कर दिया और फिर उससे व्यापार हुआ। अब एक बात बताओ, इस सब को मेंटेन करने के लिए, इस सब को मैनेज करने के लिए कोई तो लीडर होगा भाई। कोई सिटी होती है, वहाँ पे भी कोई तो रूल करता है, कोई तो डोमिनेंट फीचर्स होता है जो सबको मैनेज करके रखता है। तो इन्होंने क्या कहा, कोई भी सिटी तभी होती है जब वहाँ एक सक्षम शासक वर्ग होता है, जो इतना मजबूत वर्ग होता है कि सब पे रूल कर सके, सबको समझा सके कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक, एक राजा रहा होगा। अब राजा कौन था, पुरोहित था, वणिक था, क्या था, वो हम सिंधु में देखेंगे। लेकिन कोई तो एक राजा रहा होगा, तभी तो हम उसको सिटी कहेंगे कि वहाँ पे रूल रेगुलेशन क्या था, शासन कैसे होता था। तो जब आप किसी सभ्यता को कहोगे तो एक सक्षम शासक वर्ग होना चाहिए। सक्षम शासक वर्ग किस लिए होना चाहिए, जो खेती से सरप्लस प्रोडक्शन को उठा सके और उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करके व्यापार वाणिज्य वाले लोगों को एक माहौल दे सके जिससे कि व्यापार वाणिज्य कर सके। ठीक है। अब दूसरी चीज, जब ये लोग इतना काम करेंगे, कृषि से सरप्लस लेंगे, व्यापार करेंगे, शिल्प उत्पादन करेंगे, राजा होगा, तो शहरीकरण का एक प्रमुख लक्षण होता है शिक्षा, लेखन प्रणाली की चीजों को रिटिन फॉर्म में रखा जाता है। आपने देखा कि शहर के जो लोग होते हैं हर चीज का लिख के हिसाब करते हैं जिससे चीजें क्लियर रहे। आज डिजिटल फॉर्म आ गई, लेकिन पहले मैनुअली लिखते थे। लेकिन गांव के लोग क्या है, ऐसे ही उंगलियों पे मुंहजुबानी याद करते हैं। उन लोगों को पढ़ना लिखना इतना नहीं आता, शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं होता। आज भी क्या है, एक गांव के व्यक्ति को ले आओ, एक शहर के को ले आओ, तो लोगों के मन में आज तक ये धारणा है कि गांव का है तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, शहर का है तो पढ़ा लिखा होगा। चाहे हो नहीं हो वो अलग इशू है, लेकिन आज ये फीचर्स है, तो उस समय तो बिल्कुल था। और सिंधु सभ्यता में तो लिपि मिली है, तो ये कहते हैं कि शहरी सभ्यता के लिए इन सब गतिविधियों के लिए जरूरी हो जाता है एक लेखन प्रणाली का होना। फिर चौथा आता है कि जो ये व्यापार वाणिज्य करेंगे, व्यापार वाणिज्य 2 चीजों का होगा, एक तो जो अनाज का और एक जो शिल्प का, जो चीजें बनाएंगे। भाई अनाज तो गांव वालों ने बनाया, खेती वालों ने, जो शहर में थे उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने भी तो कुछ आइटम बनाए होंगे, तो उस चीज का जो ट्रेड करेंगे उसको बोलते हैं शिल्प, कारीगरी। हाँ, तो उसके लिए ये कहते हैं कि तकनीकी विकास होना चाहिए, कि शहर में फैक्ट्री होंगी, कारखाने होंगे, तो शहर जो है टेक्निकली डेवलप होता है। तो सिंधु सभ्यता के नगर टेक्निकली डेवलप थे या नहीं, आप इसको भी देखोगे। ये इसमें ना आपको पूरा सिंधु का लेक्चर क्लियर हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता कैसी थी। अब आप ये देखोगे एक तकनीकी विकास होता है, और 7वां आता है आपका लास्ट में कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता में आपका समाज, धर्म और कला, मतलब सभी में डाइवर्जन होता है। देखो कैसे, जब मैंने बताया कि सामान्यतः जो गांव होता है वहाँ एक ही समूह के लोग रहते हैं, वो एक सी गतिविधि करते हैं, एक ही देवी देवता को मान के उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जैसे आज भी हम शहरों को देखें तो शहर में एक आदमी तो दिल्ली में 10 आदमी यूपी से जाके रह रहे हैं, 2 केरला से आके रह रहे हैं, 2 जम्मू से आए हैं, 2 बंगाल से आए हैं, 2 अमीर हैं, 2 गरीब हैं। तो क्या है, उन सब के रिचुअल्स भी अलग हैं, उनके बिलीव्स भी अलग हैं, गॉड गॉडेस भी अलग है, रहना सहना भी अलग है, अलग तरह की पोशाक पहनते हैं। उनके क्या है, मैरिज के, बर्थडेज के, आपके डेथ सेरेमनी, जो सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो उनमें क्या है, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से सांस्कृतिक विविधता होती है, और ये एक शहर का इम्पोर्टेंट फीचर्स होती है जिसको आप शहर कहेंगे। क्योंकि किसी ने कहा कि शहर में तो जाति का पता ही नहीं लगता कौन लोग रह रहे हैं,
शहर में तो पता ही नहीं लगता कौन किस धर्म का है। शहर में तो सब लोग कोई कौन कपड़े पहन रहा है, कोई कौन। आपको दिल्ली देखोगे राजस्थान वाले भी मिलेंगे, केरला वाले भी मिलेंगे। तो क्या है, वहाँ पे आपको सांस्कृतिक विविधता मिलेगी। अब इन मानकों के आधार पे सिंधु सभ्यता को आपको पढ़ना है और इनको आपको नोट कर लेना है। जब आप ये बताओगे कि सिंधु सभ्यता क्या एक नगरीय सभ्यता थी, तो आप ये बताओगे कि हाँ, इन आधार पे अगर वो सही है तो नगरीय सभ्यता थी। अब देखो पहले वाले फीचर्स पे जाते हैं। क्या आप इतने बड़े हो ना, आप लोग इस तरह की जो इश्यूज हैं वो बेकार ही होते हैं। मतलब इतने बड़े होके अगर ये नर्सरी क्लास वाली बातें करते हो तो फिर तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप अभी थोड़ा सा 2 साल पीछे जाके पढ़ाई करो। अब देखो हम देखेंगे यहाँ आप इनका नगर नियोजन। पहला फीचर बस्ती में हमने बता दिया 20 हेक्टेयर को इन्होंने मानक बनाया और इनकी अधिकांश बस्तियां 20 हेक्टेयर से ज्यादा थी, एरिया बड़ा था। अब दूसरा आता है नगरीकरण, मतलब नियोजित आवास, नियोजन प्रणाली। आप देखो नियोजन प्रणाली में 3 चीजें देखना। एक तो नगर नियोजन, मतलब नगरों का निर्माण किस आधार पे किया। दूसरा इनकी जो अद्भुत है जल निकास, मतलब वाटर ड्रेनेज का जो है। तीसरा पक्की ईंटों का प्रयोग। और चौथे में आप कहोगे, मतलब जोड़ने के लिए जो किया ना, ईंटों को जोड़ने के लिए गीली मिट्टी के साथ जिप्सम का प्रयोग किया है। अब इनसे रिलेटेड इश्यू जितने होंगे उतने हम यहीं पे ही देख लेंगे। अब देखो नगर नियोजन में इनके सामान्यतः जो नगर थे, शब्द में ध्यान देना, सारे नगर नहीं, अधिकांश नगर। अधिकांश नगरों में इस वाले पैटर्न को, मोस्टली सिटी में ये वाला पैटर्न फॉलो है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये होता है कि सभी नगर एक पैमाने पर एक मानक पे बसाए गए थे, तो ऐसा नहीं था। लेकिन अधिकांश नगरों में ये वाला विभाजन आपको मिलेगा, ये पैटर्न। इसे 2 भागों में नगर बटा होता था। एक ये ऐसे होता था और एक ये ऐसे होता था। मतलब इसको पश्चिमी टीला, ये थोड़ा ऊंचाई पे होगा। क्या? हाँ, और इसको बोलेंगे पूर्वी टीला। अब देखो इसका क्षेत्र कम है, ऊंचाई ज्यादा है। इसका क्षेत्र ज्यादा है, ऊंचाई कम है। मतलब बड़ा है लेकिन कम ऊंचा है। ये वाला क्या है, ऊंचा